स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने पार्ट 1 में देखा था कि इंडिया में कौन कौन से कंट्री से लोग आए थे और फिर उन्होंने ट्रेड करने के बाद कैसे रूल किया। तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एक्सपांड कैसे किया। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधा यहीं पर। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने वर्क कितने ईयर तक किया? तो 1772 से लेकर 1785। 1773 में एक रूल उन्होंने बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके अंडर में क्या था कि जो गवर्नर है वो बन जाएंगे गवर्नर जनरल और फिर वो सारे ही जितने के ट्रेड हो रहे उसके ऊपर मैनेजमेंट करेंगे। तो उस हिसाब से फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो गए? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये जब तक थे गवर्नर जनरल, उस टाइम में उन्होंने इंडिया के जो स्टेट है वहां पर वॉर भी की थी। तो कौन कौन सी वॉर की है उन्होंने? फर्स्ट मराठा वॉर की जो 1775 से लेकर 1782 तक चली थी। फिर उन्होंने सेकेंड मैसूर वॉर की हैदर अली के साथ जो की थी 1780 से लेकर 1784। तो ये लोग ये वॉर क्यों करते थे? ब्रिटिशर्स ये चाहते थे, उन्होंने जो बोला वो अगर वहां के स्टेट के रूलर्स है या फिर किंग वो मान जाते हैं तो ब्रिटिशर का रूल एक्सपांड हो सकता है। अगर वो नहीं माने तो क्या करना है? सीधा उनके ऊपर आक्रमण, और आक्रमण करके अगर वो जीत गए तो वो सारा का सारा स्टेट ब्रिटिशर्स का हो गया। तो उसी पॉलिसी से वो ये वॉर किया करते थे। पर सामने कोई कांटे की टक्कर देने वाला भी होता है ना, तो वैसे ही थे ये मराठा और हैदर अली जिन्होंने उनके सामने ज्यादा फाइट की थी। और बाकी के लोग जो लोग नहीं कर पाते वॉर, वो सामने से आकर बोल देते थे कि ठीक है हम आपके साथ जुड़ गए हैं, ऐसा था। तो ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आए कॉर्नवालिस, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा 1772 से 1785 तक ये थे। उसके बाद 1786 से लेकर 1793 तक कौन थे? कॉर्नवालिस, यानी कि सेकेंड गवर्नर जनरल, जिन्होंने की थी थर्ड मैसूर वॉर। और टीपू सुल्तान के साथ उन्होंने वॉर की थी। सेकेंड और फर्स्ट वॉर जो है हैदर अली के साथ की थी, और उनके जो सन थे टीपू सुल्तान उनके साथ वॉर की कॉर्नवालिस ने। वॉर चली 1790 से लेकर 1792 तक। अब यहाँ पर भी टीपू सुल्तान ने उन्हें कांटे की टक्कर दी थी। तो ये क्या हुआ फिर उनके बाद? ये तो वॉर वो जीत नहीं पाए, या फिर उन्हें जो चाहिए था वो रिजल्ट उन्हें मिला नहीं। उसके बाद कॉर्नवालिस के बाद आया सर जॉन शॉर। तो वो थे 1793 से लेकर 1798। तो आप देखोगे इनका टेन्योर ज्यादा, इनका भी ज्यादा, इनका क्यों कम है? तो ये उसके पीछे ये रीजन है कि सर जॉन शॉर जो थे उनकी पॉलिसीज रिजिड थी, वो बहुत ही रिजिड थे, यानी कि ऑर्थोडॉक्स टाइप। तो उनकी जो पॉलिसी थी वो सब लोगों को पसंद नहीं आई। उसकी वजह से ब्रिटिश का रूल जो था वो धीरे धीरे वीक होने लगा। और जब कोई एक पार्टी वीक होती है तो दूसरी पार्टी सुपीरियर हो जाती है। तो क्या हुआ? मराठा जो है वो स्ट्रांग हो गए। ये देखकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्हें यहाँ से हटा लिया। तो सर जॉन शॉर को इंडिया के गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया। और उनके बाद आए वेलेस्ली। तो वेलेस्ली जब आए तो उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और इंडिया में सुप्रीमेसी ब्रिटिशर्स की कैसे बनानी। तो आते ही उन्हें क्या कर दिया? एक सिस्टम लाए जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ओके, तो इनका टेन्योर कब तक था? 1798 से लेकर 1805 तक। अब ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो लेकर आए, ये सिस्टम जो है उसे स्वीट पॉइजन सिस्टम बोला जाता था। क्यों? तो ये सिस्टम जो थी उसमें कुछ रूल्स ऐसे बनाए थे कि पहला वो था जो बाकी स्टेट को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए। तो पहला रूल उन्होंने ये बनाया कि ब्रिटिशर्स जो है वो आर्मी प्रोवाइड करेंगे। ये स्टेट जो भी स्टेट अपने एक्सेप्ट करती है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यानी कि अगर कोई स्टेट सपोज ये एक्सेप्ट कर लेती है तो उन्हें मिलिट्री जो मिलेगी वो सारी कौन देगा? ब्रिटिशर्स, यानी कि वेल ट्रेन आर्मी मिल गई। अब उन्हें जो आर्मी दी जाती है उसके सामने या तो अपना कोई प्रोविंस दे दे, वो टुकड़ा, यानी कि उनके पास जितना भी प्रोविंस है उसका थोड़ा सा हिस्सा, या फिर उसे इनकम में कन्वर्ट करके यानी रुपीस दे दे। ये दूसरा पॉइंट था। फिर थर्ड पॉइंट ये था कि कोई भी एक ब्रिटिशर्स जो है उनके वहां पर रहेगा, यानी कि स्टेट में जो भी चीजें हो रही है वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट ये था कि ब्रिटिशर्स को पूछे बिना ना ही वो वॉर कर सकते हैं, ना ही वो ट्रीटी साइन कर सकते हैं किसी भी स्टेट के साथ।
तो यानी कि ये पॉलिसी तो ऐसी थी कि जिसमें बताया जाएगा कि कंट्रोल आपके हाथ में है, पर उन्हें सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। तो ऐसी ट्रीटी साइन करनी नहीं चाहिए या फिर ऐसी पॉलिसी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी उन्होंने लालच देकर कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया था। तो निजाम जो थे उन्हें अवध को, फिर गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। मैसूर का मैं नाम इसीलिए पहले नहीं बोला क्योंकि क्या हुआ 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था, वो नहीं चाहते थे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम उनके वहां पर अप्लाई हो। अब उन्होंने मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर लिया अपने टीम में और फिर मैसूर को चारों ओर से घेर लिया और फिर वॉर डिक्लेयर कर दी 1799 में। अब वॉर डिक्लेयर की तो उस टाइम पर टीपू सुल्तान खुद को बचा नहीं पाए और अपने प्रोविंस को भी बचा नहीं पाए, तो उसी टाइम पर उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद फिर मैसूर कहाँ चला गया, इनके कंट्रोल में। तो वेलेस्ली ने फिर मैसूर भी ये कॉन्कर कर लिया और फिर वहां पर भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ले आए। अब 1805 से लेकर 1828 तक जितने भी गवर्नर जनरल आए उन्होंने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, ना ही ब्रिटिशर्स के लिए और ना ही इंडिया के लिए। तो वो जो सारे गवर्नर आए उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको हिस्ट्री में पढ़ने नहीं आती। आगे बढ़ते हैं विलियम बेंटिंग की ओर, जो कि उनका टेन्योर था 1828 से लेकर 1835 तक। ये गवर्नर जनरल जो है ये जब आए तब तक इंडिया का मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो गया था, इसीलिए उन्हें ऐसा बोला जाता है विलियम बेंटिंग को कि वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, तो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया के कौन थे गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिंग, जो कि जितने भी गवर्नर जनरल आए उनमें सबसे लिबरल जनरल यही थे। फिर उसके बाद बस उनके बारे में ये अच्छी बात ही हमें पढ़नी है कि वो लिबरल थे, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, डेलहाउसी आया उसके बाद 1848 से लेकर 1856 तक। तो ये जो डेलहाउसी थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भी ब्रिटिश रूल को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए एक और सिस्टम लाई जिसका नाम था एनेक्सेशन पॉलिसी। अब एनेक्सेशन पॉलिसी क्या थी कि अगर कोई भी राजा, उनका खुद का सन नहीं है या फिर वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, उनकी डेथ हो गई है या फिर उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है, ये सारी अगर सिस्टम है, मतलब ऐसे किंग रूल कर रहे हैं, तो उन किंग को हटाकर वो सारा स्टेट कौन ले लेगा? ब्रिटिशर्स। तो इस हिसाब से यानी कि इन शॉर्ट चीटिंग करके उन्होंने सारे स्टेट को एनेक्स कर लिया था, जिसके कुछ एग्जाम्पल है पंजाब, सतारा, अवध, निजाम प्रोविंस और तांजोर। तो ये सारे जो है उन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसी के अंडर सारे कैप्चर कर लिए थे। अब ये डेलहाउसी जो है ये एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी नेगेटिव साइड तो हमने देख ली और कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म्स भी उन्होंने लाए थे। तो कौन कौन से? तो 1853 में उन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट की थी मुंबई टू ठाणे। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया पॉजिटिव साइड। फिर सेकेंड उन्होंने किया था वायरलेस सिस्टम स्टार्ट इंडिया से इंग्लैंड के लिए। ये पॉजिटिव में गिना जाता है पर एक्चुअल में क्या था पता है, उन्होंने ये वायरलेस सिस्टम इसीलिए स्टार्ट की थी कि ताकि इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन इंग्लैंड तक पहुंचाई जाए, ये थी बात। फिर है पब्लिक वर्क और नेक्स्ट उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस जो चल रहे थे उन्हें भी बैन किया था और उसके अलावा उन्होंने विडो रीमैरिज जो है उसे भी एडवोकेट किया था। तो ये उन्होंने पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाए थे। इतना हमारे हिस्ट्री में दिया गया है कि कितने गवर्नर जनरल ने क्या क्या वर्क किया था। अब इन्होंने जो वर्क किया उसकी कौन कौन से इफेक्ट्स हुई ये हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था हमारा 1757 में, उसके 100 इयर्स के बाद ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता गया, यानी उनकी सुप्रीमेसी बढ़ती गई। और जैसे जैसे उनकी सुप्रीमेसी बढ़ती गई इंडिया के लोगों को पता चला कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उन पे रूल ज्यादा कर रहे हैं और उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। तो इसीलिए फिर उसके 100 इयर्स के बाद 1857 में क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ था, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुई, सबसे पहले तो बंगाल जो है वो प्रॉस्परस स्टेट माना जाता था और
आफ्टर 1756, यानी कि ये 1757 में जो बैटल हुई उसके बाद 1756 में ब्रिटिशर्स वहां आ गए और फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे धीरे धीरे रेवेन्यू कलेक्ट करना और फिर रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। ये सारी चीजों की वजह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स कर वो लोग लेने लगे और टैक्स जो ज्यादा उन्होंने ले रहे थे तो उसकी वजह से वहां के लोग जो है वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो प्रॉस्परस बंगाल था वो कैसा हो गया, उसकी इकोनॉमी जो है वो फेडेड हो गई। एक ये इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद इंडियन बिजनेस जो थे उनके पास से भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब इसी के दौरान जब ये ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो ड्रॉट आया था और ड्रॉट की वजह से जो बिजनेस है उन्हें कोई इनकम हुई नहीं। अब इनकम तो नहीं हुई पर उन्हें ये टैक्स यानी कि रेवेन्यूज तो पे करने पड़े थे, इसीलिए जो बिजनेस थे वो भी डेटर्स बन गए। उसके बाद जो आर्टिशियंस थे यानी कि जो आर्टिस्टिक वर्क किया करते थे वो भी कैसे हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों, तो ये सारी चीजें जो थी वो ब्रिटिशर्स उसे एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे और उसकी वजह से ही आर्टिशियंस जो है वो पुअर भी हो गए और अनएम्प्लॉयड भी हो गए। फिर उन्होंने एक और बुरी बात ये कर दी थी कि जो बंगाल के वीवर्स थे तो वो वीविंग वर्क जो करते थे उन्हें फोर्सफुली ऐसा बोला जाता था और लिमिटेड टाइम दिया जाता था कि उतने ही लिमिटेड टाइम में उन्हें वो सब कुछ वर्क करके दे देना है। अगर वो मना करते तो उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता था, तो प्रिजनर बनाया जाता था। तो ये सारी चीजें जो है उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी पर बहुत ही इफेक्ट हुआ था, एडवर्स इफेक्ट हुआ था, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब है सोशल इम्पैक्ट। तो जैसे कि हमने देखा उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे डेलहाउसी ने, वैसे ही विलियम बेंटिंग जो है उन्होंने भी एक अच्छा काम किया था। चाइल्ड मैरिज जो है और सती प्रथा ये सारी चीजें बैन करने के लिए विलियम बेंटिंग और हमारे जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर उन्हीं की वजह से हमें क्या मिला था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट डेवलपमेंट हुआ था उसी टाइम पर, जो कि आज भी चल रहा है। यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है और हमें अपने थॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। रॉन्ग सोशल कस्टम्स, राइट्स, रिचुअल्स ये सारी चीजें जो थी वो उन्होंने बंद करवाया था। ठीक है। फिर एक और बात ये हुई थी अच्छी कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो मैक्यूले ने स्टार्ट किया था अपने इंडिया में। और साथ ही साथ जो चार्ल्स फूड थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनी चाहिए इंडिया में। तो यूनिवर्सिटीज जो है मुंबई, मद्रास और कोलकाता में स्टार्ट की गई। तो ये जो थी हमने देखा कि एडवर्स इफेक्ट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लाए थे। पर एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का मानना क्या था, उनके माइंड में सिर्फ यही था कि इंडिया को एट एनी कॉस्ट यहाँ की जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है वो सारी की सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए, यानी कि इंडिया की इनकम हो जानी चाहिए जीरो और ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी इकोनॉमी हो जानी चाहिए। अब तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन के ब्रिटिशर्स किस हिसाब से इंडिया में आए थे, पहले ट्रेड किया उन्होंने और फिर धीरे 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 रूल करते करते पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो इसी तरह से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक हिस्ट्री के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।